हेलो चलो नमस्कार, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सेशन में जुड़ जाइए बच्चों। और आज ये हमारी मूल विधि की तीसरी क्लास है और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आपके बीएनएस 2024 का फर्स्ट चैप्टर जो चेंज कर दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था, इंट्रोडक्शन था, और अब इसका नाम क्या कर दिया गया बच्चों, प्रारंभिक कर दिया गया है, प्रिलिमिनरी कर दिया गया है। तो सभी बच्चे तैयार होना, अच्छे से आज नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना बेटा, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और मेरा आपसे वादा है कि मैं इतने अच्छे से आपको इतने आसान इतने सरल शब्दों में इस पूरी बीएनएस आईपीसी निकलता है मुंह से, ठीक है, हैबिट बन जाएगी जल्दी जल्दी। आईपीसी की जगह हम बीएनएस बोलना स्टार्ट कर देंगे। इस बीएनएस को मैं बहुत अच्छे से समझाऊं और पूरी पूरी मूल विधि को बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। और ये बच्चों आपका जो मूल विधि वाला पोर्शन है यूपीएसआई के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहीं से बच्चों में बहुत बड़ा अंतर आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मूल विधि को अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं और एग्जाम में वहां अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो बच्चा वहां पीछे रह जाता है। तो इसीलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस करना बेटा मूल विधि और संविधान पर। तो और मुझे उम्मीद है कि अब तक 2-3 जो भी क्लासेस हुई हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा, कोई भी दिक्कत समस्या आपको नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले रिवीजन करना चाहते हो जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया, या नहीं रिवीजन करना चाहते हो ये बता दो। जो भी आपको पढ़ाया गया है क्या आप उसका रिवीजन करना चाहते हो मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो। और नहीं चाहते हो तो फिर हम आगे बढ़े। बताओ भाई, जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई है क्या आप उसमें सारी चीजों का रिवीजन करना चाहते हो और नहीं चाहते हो ये बता दो मुझे जल्दी से, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। बोलो भाई। अरे यार ये क्या है, ये पता ही नहीं चलता एक तो साला यार, कम ही बड़ा गंदा कम है। 1 मिनट देना भाई मुझे, सभी बच्चे 1 मिनट देना। तुम लोगों ने सारी चीजें पढ़ रखी है अच्छे से भाई, जो भी कल परसों मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो सारी चीजें आपको याद है अच्छे से या नहीं है ये बताओ भाई। जो भी चीजें मैंने कल और परसों आपको पढ़ाई है उनमें किसी में आपको कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? क्यों भाई बच्चों, बच्चा पार्टी पता नहीं वो सेव भी नहीं हुआ। चलो आ जाओ, क्विक रिवीजन चाहते हो? चलो क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आ जाओ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन अगर आप चाहते हो तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं भाई। पीडीएफ ही नहीं मिल रही यार, वो कहाँ है? जो चाहिए थी वो मिल नहीं रही, जो है उससे कोई मतलब नहीं है। चलो आ जाओ, देखते हैं जो भी इसमें मिल जाएगा उसका रिवीजन कर लेते हैं। कुछ कुछ भूल गए हो, नालायक हो ना तुम, याद नहीं करते हो सारी चीजों को अच्छे से, याद करा करो। चलो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। मूल विधि का मतलब क्या होता है बेटा, बेसिक बेसिक क्या होता है, बेसिक लॉ होती है बेटा, इसको हम सेट ऑफ रूल्स भी कहते हैं। नियमों का वो समूह जो अपराधों की परिभाषा को और दंड को बताता है। आपराधिक मामले में 2 चीज मिलती है, एक सजा मिलती है, एक जुर्माना मिलता है। जुर्माना कहाँ जाएगा बेटा, दीवानी में जाएगा, जिसको हम क्या करते हैं, क्षतिपूर्ति, क्षति की बात करते हैं, हमारी जो भी क्षति हुई है उसकी पूर्ति की जाए। ये सिविल कोर्ट्स में बात चलती है बच्चों। आगे देखोगे, आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्राइम जो भी अपराध के तत्व होते हैं वो कितने तत्व होते हैं बच्चों, आप सभी को पता है 4 तत्व होते हैं। पहला मानव होता है, अगर कोई अपराध करेगा तो मानव ही करेगा, जानवर नहीं करेगा। हमारे मन में क्या होना चाहिए, दुराशय होना चाहिए, मेंसरिया बुरा आशय होना चाहिए, तभी तो हम कुछ अपराध करने के बारे में सोचेंगे तो दुराशय होगा। फिर उस योजना पर काम किया जाए तो योजना का क्रियान्वय, एक्चस रियस, फिर होगी भाई क्या, क्षति होगी। अपराध 2 प्रकार के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध होता है और एक आपका असंज्ञेय अपराध होता है। संज्ञेय को कॉग्निजेबल
बोलते हैं और इसको नॉन कॉग्निजेबल क्राइम बोलते हैं। इसमें भैया रेप, लूट, मर्डर, ये जो बड़े बड़े कांड होते हैं उसमें बिना वारंट के पुलिस वाले आपकी गिरफ्तारी कर सकते हैं और यहां आपको वारंट की जरूरत पड़ती है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लो, प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1834 में हुई थी, चार्टर एक्ट 1833 की सिफारिश पर। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेलिंगटन मैकाले साहब थे। आगे चले बेटा, अगर हम आईपीसी की बात करें तो जो इंडियन पीनल कोड था वो लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था, जिसमें हम कुल अध्याय कितने हैं भैया? 30 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। आईपीसी के बारे में बात करें, ये आईपीसी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुई थी, जम्मू कश्मीर में आरपीसी चलती थी जिसका नाम था रणवीर पीनल कोड। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुई थी। तो ये डेट आपसे पूछी जा सकती है कि बताओ आईपीसी पूरे भारत में कब लागू हुई थी? तो आप बोलोगे सर 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुई थी। ये 3 राज्य और थे बेटा, पुदुचेरी, गोवा और दमनदीप, ये आजाद नहीं हुए थे। जब ये फ्रांस और पुर्तगाली से आजाद हो गए थे तो ये यहां पर आईपीसी लागू हुई थी 10 अक्टूबर 1963 को। अब बात करी थी हमने भारतीय न्याय संहिता जो है आपकी है बच्चों बीएनएस 2024, इसको 2024 कर लेना। ये लागू कब हुई है बच्चों? 1 जुलाई 2024 को, और ये एक्ट नंबर 45 था, इसको याद रखना। पूछा जाता है कि एक्ट नंबर कौन सा, इसमें कुल अध्याय कितने हैं ये भी पूछ लिया जाता है बेटा कि बताओ बीएनएस में कुल अध्याय और सेक्शन कितने हैं बच्चों? 358 इसमें सेक्शन है। फिर हमने कल इसके अध्याय के बारे में पढ़ा था। पहला अध्याय क्या था बेटा? प्रिलिमिनरी है, जिसमें हम 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। तो आज हम अध्याय फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। चलो, तो अध्याय फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाओ, पेन कॉपी लेके बच्चों। चलो आ जाओ। तो बेटा डाल लो, हेड डाल लो। आज सभी बच्चे हेड डालेंगे चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। अब एक एक चीज को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? अध्याय 1, जिसका नाम क्या है बेटा? प्रारंभिक। जिसका नाम क्या है? प्रारंभिक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रिलिमिनरी। प्रारंभिक। पहले इसका नाम क्या था? इंट्रोडक्शन था। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रिलिमिनरी पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? आप आईपीसी जो हम ये बीएनएस पढ़ने जा रहे हैं ना, ये बीएनएस 2024 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बीएनएस 2024 जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, भारतीय न्याय संहिता, आप ये मान लो एक किताब है और ये किताब एक भगवान है या एक आदमी है, सच्चा आदमी भगवान की तरह। इतना बढ़िया चैप्टर और तबीयत बैंड बजा रही है मेरा, क्या करूं बताओ। चलो कोई बात नहीं, फिर भी कंप्लीट करांगे बहुत अच्छे से। नहीं हो सकती बेटा, उसमें इंग्लिश नहीं आएगी, उसमें इंग्लिश नहीं आएगी। चलो कोई बात नहीं। चलिए, तो अब मैं आपको क्या बता रहा था बेटा, ये मान लो कि किताब है। अब मैं जो इमेजिनेशन करवाऊंगा उसको एक बार सोच लेना, तो पूरी आईपीसी ये समझ लो कि आपको एक पूरी आईपीसी का निचोड़ मिल जाएगा कि आईपीसी की जो एक किताब है वो एक भगवान है, एक सच्चा आदमी है जो बुरे लोगों को क्या देने आया है? दंड देने आया है। और जो कुछ ऐसा आपराधिक कृत्य कर रहे हैं लेकिन उनकी कुछ ऐसी नहीं बेटा, अब क्यों आएंगे भोलू सिंह? 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पुरानी आईपीसी से, ठीक है बेटा। लेकिन पुरानी आईपीसी का आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है बेटा? एक ऐसी किताब जो क्या बताएगी? जो भी लोग अपराध करेंगे, अपराध करने की कोशिश करेंगे, जो भी उनके लिए दंड होंगे, या जिसने अपराध किया है लेकिन उसका आशय ऐसा नहीं था कि वो मन से इसके साथ कुछ गलत कार्य करना चाह रहा था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि उसको ये कदम उठाना पड़ा। तो इसे कौन समझेगा? इसे बीएनएस के अंदर बहुत सारे रूल्स लिख रखे हैं, उसे उस आदमी को समझाना पड़ेगा बीएनएस को कि भाई मैंने ये अपराध इसलिए करा है, मुझे अब आप दंड जो दोगे सोच समझ कर देना। ये पूरी कहानी है, ठीक है बच्चों। अब आओ,
चैप्टर जो फर्स्ट है आपका बेटा, इसमें आप 3 सेक्शंस के बारे में पढ़ोगे। सेक्शन 1 से लेके 3 तक, मतलब जो धाराएं होंगी बेटा, जो भी धाराएं होंगी वो कितनी धारा है? 3 धारा है। तो आज पढ़ते हैं हम सेक्शन 1 में क्या आता है बेटा। सेक्शन 1 धारा फर्स्ट आपकी क्या कहती है? धारा फर्स्ट आपकी क्या कहती है? लिख लो। धारा फर्स्ट ये कहती है कि मेरा नाम क्या है, मैं लागू कब हुआ हूं, ये अपने बारे में बताएगा। भाई मान लो मैं कोई आदमी हूं, मैं कोई इंसान हूं, आपके सामने पहली बार आया हूं, तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बताऊंगा, नहीं बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूं, मेरा नाम क्या है, मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट कैसे करता हूं, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा या नहीं बताऊंगा? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। तो लिख लो, भारतीय न्याय संहिता 2024 संपूर्ण भारत पर लागू होगी। ये इन्होंने सबसे पहले बात बोली कि मेरा नाम क्या होगा? भारतीय न्याय संहिता। लिखो सभी बच्चे, भारतीय न्याय संहिता। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है भारतीय न्याय संहिता 2024। संपूर्ण भारत पर क्या होगी? लागू होगी। संपूर्ण भारत पर लागू होगी। लिख लो बेटा, सबसे पहला ये है, वो अपने बारे में बताएगा, अपने नाम के बारे में बताएगा और ये कहेगा मैं संपूर्ण भारत पर लागू होऊंगा। दूसरा क्या बताया कि 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। ये धारा क्या थी बेटा? धारा फर्स्ट का क्लॉज, सब क्लॉज क्या था? फर्स्ट था, मतलब जो सब धाराएं होती हैं। तो धारा फर्स्ट में भी ये क्या था बेटा? उसका फर्स्ट पार्ट है। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, धारा फर्स्ट का जो सब क्लॉज सेकंड है, उसमें क्या बोला गया कि ये जो लागू हुई थी बेटा, उस डेट के बारे में बताया था, 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। 1 जुलाई 2024 को लागू हुई। पहले में क्या बताया बेटा? जो सेक्शन फर्स्ट थी उसका जो सब क्लॉज, सब सेक्शन जो था, उसने बोला मेरा नाम क्या है, मेरा नाम ये है, मैं पूरे भारत पर क्या होऊंगा? लागू होऊंगा। लागू मैं किस डेट को हुआ हूं? मैं 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ हूं। अब क्या होगा? इसने तीसरे पॉइंट में यह बताया, जो सब क्लॉज तीसरा है, कि भारत के अंदर जो भी क्राइम करेगा इसने तीसरे पार्ट में यह बताया कि भारत के अंदर जो भी क्राइम होगा उसको दंड बीएनएस के अनुसार मिलेगा। यह बात उन्होंने बताई है। मैं आईपीसी हूं, तो मैं बीएनएस, सर जी जो पुराना आईपीसी है, जैसे हत्या 302 में था और बीएनएस में हो गया है, तो अब 103 ही पूछेगा। हाँ बेटा, अब तो 103 ही पूछेगा बेटा, वो चेंज हो गया है। अब 302 से कोई मतलब नहीं है, अब 302 नहीं पढ़ना है आपको, अब आपको सिर्फ 103 ही पढ़ना है। हत्या कहाँ आती है? बीएनएस एक्ट 103, वो पुरानी किताब हो गई, उसके बारे में नहीं पढ़ना, वो रद्दी हो गई, अब उससे कोई लेना देना नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? बीएनएस के बारे में पढ़ना है, ठीक है? उसे भूल जाओ अपने दिमाग से, उसे बिल्कुल अपने दिमाग से भूल जाओ। आगे आ जाओ बेटा, भारत के भीतर किए क्राइम की सजा यहां लिखो, भारत के भीतर किए क्राइम की सजा बीएनएस के अनुसार मिलेगी। अगर तुम भारत के अंदर कोई भी क्राइम करते हो तो उसकी सजा आपको किसके थ्रू मिलेगी? बीएनएस के थ्रू मिलेगी। ये सेक्शन फर्स्ट का सब क्लॉज तीसरा है। अब आ जाओ सब क्लॉज फोर्थ क्या कहता है? ये कहता है बेटा कि कोई विदेशी व्यक्ति ही अरे मैं मर गया। कोई विदेशी व्यक्ति, अच्छा इसका मतलब समझ लो आप एक बार, इसका मतलब क्या होता है? सपोज करो तुम भारत के क्या हो? नागरिक हो, और भारत के अंदर क्या कर देते हो? कुछ अपराध कर देते हो, किसी का रेप कर देते हो, तो जो भी हमारी इस बीएनएस में रेप की सजा होगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। अब मान लो कोई विदेशी व्यक्ति आया है भारत में, मैं ये कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, कि भारत के भीतर किए क्राइम की सजा कोई विदेशी व्यक्ति भी तो भारत में आके क्राइम कर सकता है, और जब विदेशी व्यक्ति भारत में आके क्राइम करेगा तो क्या उसको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये बताओ पहले तो। मिलेगी। मान लो अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में आया और उसने हमारे यहाँ किसी महिला के साथ छेड़खानी की। कोई विदेशी व्यक्ति आया हमारे भारत में यूएसए का, और उसने भारत के अंदर क्या करा? एक महिला के साथ छेड़खानी कर दी, भारत की महिला के साथ।
उस महिला ने गई कोर्ट में और उसने अपनी शिकायत दर्ज की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा इस आदमी ने करा है। तो उस आदमी को दंड अमेरिका के थ्रू मिलेगा या हमारे बीएनएस के थ्रू मिलेगा? तो वो भारत में है इस वक्त और भारत के भीतर रह के वो कोई अपराध कर रहा है और भारत के अंदर उसका कोई केस चल रहा है, तो उसको सजा बीएनएस के थ्रू ही मिलेगी। तो चाहे तो भारतीय हो या कोई विदेशी व्यक्ति हो, अगर वो भारत के अंदर रह के कोई अपराध करते हैं तो उसको सजा बीएनएस के थ्रू मिलेगी। ये हमारी जो बीएनएस की जो नई किताब आई है उसके सेक्शन 1 के सब क्लॉज 3 में बोला गया है। ये चीज क्लियर हो गई? तो उसे सजा किसके थ्रू मिलेगी? बीएनएस के थ्रू मिलेगी। अब इसका सब क्लॉज 4 क्या कहता है? अब यहां लिख लो कि अगर विदेश में हो जाए कि कोई विदेशी व्यक्ति ही देश में क्राइम करके भारत में आकर छुप जाता है, कोई विदेशी व्यक्ति अपराध कर या जुर्म करके भारत में छुप जाता है, मान लो कोई अमेरिका का आदमी है, मान लो पाकिस्तानी है, कोई पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान में किसी का मर्डर कर दिया, पाकिस्तान में किसी का मर्डर कर देता है पाकिस्तान का आदमी, और पाकिस्तान से भागकर वो कहां जाता है? भारत में आ जाता है, वो भारत में रहने लगता है। तो उसको सजा, जो पाकिस्तान में मर्डर हुआ है उसकी सजा उसको किसके थ्रू मिलेगी ये बता दो। तो क्वेश्चन बोला गया कोई विदेशी व्यक्ति जुर्म करके भारत में छुप जाता है, कोई विदेशी व्यक्ति देश में क्राइम करके भारत में आकर छुप जाता है, तो उसकी सजा बीएनएस के अनुसार मिलेगी। उसको सजा बीएनएस के द्वारा मिलेगी, बीएनएस के अनुसार मिलेगी, बीएनएस के अनुसार मिलेगी। लिख लो बेटा ये चीज। ये हमारा सेक्शन 4 बोलता है। अब इसका सब क्लॉज 5वां देख लो। भारत का व्यक्ति विदेश में कोई क्राइम कर दे तो सजा। भारत का व्यक्ति, 5वां पॉइंट लिख लो बेटा, भारत का व्यक्ति विदेश में जाकर अपराध करे तो सजा वीएनएस के अनुसार मिलेगी। वीएनएस के बहुत चीजें बहुत सरल भाषा में आपको लिखवाऊंगा बेटा, बहुत सरल भाषा में। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई कानून, कोई लॉ पढ़ रहे हो। ये लिख लिया आप सभी ने? लिख लो। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जब मैं पूरा ये लिख दूंगा उसके बाद एक एक चीज को आपको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, बस आप लिखते जाओ। ठीक है भाई? भारत का व्यक्ति विदेश में कोई क्राइम कर दे तो भाई उसको कहां मिलेगी बेटा सजा? उसको बीएनएस के अनुसार ही सजा मिलेगी। दूसरा पॉइंट लिखो, हवा में उड़ने वाला जहाज, पानी के अंदर चलने वाला जहाज जो भारत में रजिस्टर हो, इनमें कोई क्राइम होता है। लिखो, हवा में उड़ने वाला जहाज हवा में उड़ने वाला जहाज, हवा में उड़ने वाला जहाज, ध्यान से सुनेंगे ये बच्चा, हवा में उड़ने वाला जहाज या पानी में चलने वाला जहाज, जो भारत में रजिस्टर है, रजिस्टर है, उसके अंदर भारतीय या विदेशी के द्वारा कोई क्राइम होता है तो उसे सजा बीएनएस के अनुसार मिलेगी। ये आपका 5 में का ये पहला पॉइंट था और ये 5 में का आपका दूसरा पॉइंट था।
5वें के अंदर ही आपको ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। नहीं बेटा भोलू सिंह पढ़ा देता हूं, ठीक है, पढ़ा देता हूं, पढ़ना बहुत जरूरी है। ये चीज क्लियर हो गई, सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर इसका एक तीसरा पॉइंट भी है बेटा, इसका 5वें का तीसरा पॉइंट भी लिख दो कि भारत के किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के साथ कोई छेड़खानी करता है, कहीं भी कोई छेड़खानी करता है तो उसे सजा बीएनएस 2024 के अनुसार ही मिलेगी, मजा आ जाएगा, तुम पढ़ते जाओ, मैं दिक्कत टेंशन आने नहीं दूंगा, बस तुम लिखते जाओ एक एक चीज को। अभी सारी चीजों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, बस इसका अब सेक्शन फर्स्ट का सब क्लॉज 6वां और देख लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी नेवी एयरफोर्स, बस ये 6वां पॉइंट है इसका, 6th सब क्लॉज 6 सॉरी, सब क्लॉज 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देख लो। आर्मी नेवी एयरफोर्स, देखो आर्मी नेवी एयरफोर्स पर, आर्मी नेवी एयरफोर्स पर बीएनएस लागू नहीं होगी। ये कौन बता रहा है, ये बीएनएस ही बता रही है, लागू नहीं होगी क्योंकि इनके अपने एक्ट होते हैं और इनका कोई ऑफिसर कोई अपराध करता है, कोई क्राइम करता है तो उनको उनके एक्ट के थ्रू सजा मिलती है। मान लो कोई नेवी ऑफिसर है और वो कोई क्राइम कर देता है तो उसे बीएनएस के थ्रू सजा नहीं मिलेगी, उसको सजा उनके जो खुद के एक्ट हैं, कानून है, उसके अनुसार उस इंसान को सजा मिलेगी। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बेटा। तो अब तक मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं बताया, बस सेक्शन फर्स्ट के बारे में बताया। और सेक्शन फर्स्ट के बारे में क्या बताया वो देख लो कि मैंने बोला कि चैप्टर आपका फर्स्ट है, अध्याय फर्स्ट है, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, प्रारंभिक प्रिलिमिनरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में वो अपने बारे में बताता है कि मैं कौन आदमी हूं, भाई मैं कोई एक आदमी हूं, मैं मान लो मैं एक ऐसा आदमी हूं जो पूरे भारत देश को देखूंगा कि अगर कहीं अपराध हो रहा है तो मैं क्या क्या करने वाला हूं, मैं कोई आदमी हूं। तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, तो आईपीसी में हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मेरा नाम बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता 2024, पहला पॉइंट। फिर बताऊंगा कि मैं 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ हूं और मैं पूरे भारत पर क्या रहूंगा, संपूर्ण भारत पर लागू रहूंगा। मेरा मेरे जो रूल्स रेगुलेशन है मैं पूरे संपूर्ण भारत पर क्या रहेंगे बच्चों, वो लागू होंगे। फिर बोलेगा कि मैं अब थोड़ा सा और बता दूं अपने बारे में कि मैं क्या करने वाला हूं, तो उसने बताया है कि जो सेक्शन फर्स्ट है उसके अंदर आपको मैं 6 क्लॉज दे रहा हूं, सब क्लॉज 6। सेक्शन फर्स्ट के अंदर 6 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि आप यहां देख लो, पहला पॉइंट ये हो गया, हाँ सर। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो ये हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो तीसरा पॉइंट ये है कि अगर भारत के अंदर तुम में से कोई क्राइम करेगा तो मैं ही तुम्हें क्या दूंगा, सजा दूंगा अपने अनुसार। बीएनएस कह रहा है ये बात, बीएनएस क्या कह रहा है कि अगर भारत के अंदर कहीं क्राइम करा तो दंड कौन देगा, मैं दूंगा। फिर बोला है कि अगर तुम भारत का आदमी कहीं विदेश में जाके कोई क्राइम कर देता है, भारत का आदमी कहीं विदेश में जाके क्राइम कर देगा तब भी मैं ही तुम्हें दंड दूंगा। तू भाग कहां भागेगा नालायक, तू भारत से जाके वहां क्राइम करके आ रहा है, वहां रेप करके आ रहा है, आजा तू वापस आ, तुझे दंड मैं ही दूंगा। फिर बोल रहा है कि मान लो कोई विदेशी व्यक्ति आगे कोई नालायकी करने लगे हमारे भारत देश में, जैसे अंग्रेज आके नालायकी कर रहे थे, तो वो समय भूल जाओ, अब नालायकों अंग्रेजों अब ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आ चुका हूं अपने भारत देश में बीएनएस के रूप में। अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे भारत में आगे कोई अपराध, कोई क्राइम करता है, किसी के साथ छेड़खानी करता है, कोई मर्डर करता है, लूटपाट करता है, चोरी करता है, तो उसे सजा मैं दूंगा। तो विदेशी व्यक्ति भी हमारे भारत में आके दंड, अपराध या क्राइम नहीं कर सकता। और क्या बताया उन्होंने, ये भी बताया है कि हमारे जितने भी जहाज हैं, हमारे
अच्छा, एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लेना कि कोई विदेशी व्यक्ति विदेश में अपराध करके हमारे भारत में छुप जाता है। मान लो कोई अमेरिका, कोई पाकिस्तान का आदमी पाकिस्तान में मर्डर करके हमारे भारत में छुप गया, तो उसको सजा हमारा बीएनएस देगा। अच्छा, तू मर्डर तो करके आया है, तू मर्डरर है ना, तो तुझे सजा हम बीएनएस के थ्रू देंगे। तो उस केस में भी हम सजा देंगे भैया। और एक और पॉइंट ये बताया, हमारा कोई जहाज कहीं जा रहा है जो हमारे भारत में रजिस्टर्ड है, चाहे तो हवा में जा रहा हो, चाहे पानी के थ्रू कहीं जा रहा हो, और उसके अंदर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, और अगर वो वहां कुछ क्राइम करते हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, उस जहाज के अंदर अगर वो क्राइम करते हैं हमारे यहाँ जो हमारे भारत में रजिस्टर्ड जहाज है, तो हम उसको सजा देंगे। ठीक है बेटा अंसारी, तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों। तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स। अच्छा, एक और चीज बताइए, कोई हमारे कंप्यूटर है, हमारे किसी सॉफ्टवेयर के साथ भी छेड़खानी करता है और वो हमने पकड़ लिया, तुमने हमारे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ छेड़खानी करी है, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, तो हम उसे सजा बीएनएस के थ्रू देंगे। तो ये उन्होंने अपनी पहली जो सेक्शंस था, सेक्शन फर्स्ट जो धारा फर्स्ट थी, उसके अंदर 6 क्लॉज बना के ये उन्होंने दिए। ये बात क्लियर हुई बच्चों। अब ओवरऑल कोई तुमसे पूछे सेक्शन फर्स्ट क्या बताता है, तो बता दोगे तुम? अरे सर सेक्शन फर्स्ट कुछ नहीं बताता, सेक्शन फर्स्ट जो आपका बीएनएस 2024 है वो अपने बारे में बताता है कि मैं 2024 को लागू हुआ, मैं संपूर्ण भारत पे लागू होऊंगा, अगर मेरे यहाँ कोई अपराध करेगा तो मैं उसको दंड दूंगा, कोई हमारा आदमी विदेश में जाके अपराध करेगा तो हम उसको दंड देंगे, कोई विदेशी विदेश में अपराध करके हमारे भारत में छुप जाता तब भी हम उसको दंड देंगे। और एक और सेक्शन ये बोला गया है कि अगर विदेशी आके हमारे यहाँ कुछ छेड़खानी करता है, कुछ अपराध करता है, कुछ क्राइम करता है, तब भी हम उसको अपराध देंगे। अगर हमारे भारत के अंदर कोई जहाज हवा में उड़ने वाला या पानी में चलने वाला और उसके अंदर जो आदमी व्यक्ति बैठे हुए वो कोई अपराध करते हैं, तो उसको भी सजा हम अपने बीएनएस के थ्रू ही देंगे। और लास्ट में बोला कि अगर हमारे कंप्यूटर या हमारे सॉफ्टवेयर के साथ भी कोई अपराध करोगे तब भी हम सजा बीएनएस के थ्रू देंगे। अब आप सबसे पहले बता दोगे सेक्शन फर्स्ट के बारे में। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट प्रीलिमिनरी है, प्रारंभिक है, उसकी सेक्शन जो धारा फर्स्ट है उसके बारे में ये 5-6 पॉइंट्स थे जो जरूरी थे आप लोगों के लिए। ये चीज क्लियर हुई? बोलो ये चीज क्लियर हुई भाई? एक बार थम्स अप कर दो। यहां तक अगर कोई बच्चे को दिक्कत समस्या तो बताओ, नहीं है तो थम्स अप करो। एक बार क्लास को लाइक शेयर करते रहो बेटा, इतनी बढ़िया क्लास चल रही है। अब ये चीज क्लियर हो गई आपको बेटा, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको ये क्लियर हो गए अध्याय फर्स्ट में, ये पहला, ये दूसरा, ये सारे पॉइंट्स। और एक और पॉइंट इन्होंने बताया था कि मैं पूरे ये सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरा जो बीएनएस है वो नेवी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर और एयरफोर्स के जितने भी ऑफिसर हैं, या नेवी, एयरफोर्स और आपकी आर्मी है, उस पर बीएनएस लागू नहीं होगा। ये बात भी उन्होंने बता दी है। तो जो तुम्हारी सेक्शन फर्स्ट का सब क्लॉज 6वां है उसमें उन्होंने ये बात बोल दी है कि हमारा जो बीएनएस है वो इन तीनों फोर्स पर लागू नहीं होगा। बोलो भाई यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत या समस्या हो तो बताओ। अब उन्होंने बोला कि भाई मैं अपने आप को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं कुछ आपको डेफिनेशन दे रहा हूं। तो जो चैप्टर फर्स्ट है बेटा उसमें सेक्शन 2 है आपका। सेक्शन क्या है उसमें? सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या है? धारा 2। धारा 2 में क्या बोला गया है ये जान लो। धारा 2 में बेटा डेफिनेशंस के बारे में बताया गया। डेफिनेशन, परिभाषा। अब उसने बताया कि भाई मेरे को समझने में आपको दिक्कत हो सकती है कि मैं किस चीज का क्या मतलब निकाल रहा हूं। तो उसको अगर आप समझना चाहते हो, मेरे को अगर समझना चाहते हो, तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं जिससे आपको भविष्य में कोई कंफ्यूजन ना हो, मुझे समझने में कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। ये कौन बोल रहा है? ये तो हमारी बीएनएस बोल रही है कि मैं अपने बारे में कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, और अगर उन पॉइंट्स को समझने में कोई दिक्कत समस्या आपको ना हो, इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए। तो वो कुछ डेफिनेशंस के बारे में यहां बात करेंगे बेटा। तो यहां कुछ डेफिनेशन आपको बताए जाएंगे, तो वो डेफिनेशन जानने के लिए आप तैयार हो। अगर ये डेफिनेशन, ये जो वर्ड्स मैं यहां लिखने जा रहा हूं, अगर इनको आपने समझ लिया बेटा तो आपको पूरे बीएनएस को पढ़ने में ज्यादा दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो सभी बच्चे तैयार है डेफिनेशंस पढ़ने के लिए? बेटा हर किसी के ऊपर लागू होगा, बेटा हर किसी के ऊपर लागू होगा, हर किसी के ऊपर लागू होगा। अगर पुलिस कोई अपराध करेगी तो उसके ऊपर भी लागू होगा, सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को छोड़कर। कुछ अपवाद जनरल एक्सेप्शन वाले केस आते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे बेटा जो आपका चैप्टर 3 है उसमें। जनरल एक्सेप्शन किस में आते हैं? जनरल एक्सेप्शन बताओ किस में आएगा। देखो सपोज करो समझना आप कि आप अपने घर में रह रहे हो, और जब आप अपने घर में रह रहे हो तो कुछ बदमाश आपके घर में घुस गए, और बदमाश घुसकर आपके घर की औरतों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, रेप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हो, तुम वहां देख रहे हो, तुम्हारे घर में डंडे रखे, डंडे,
तुमने डंडे उठाए और तुमने देखा कि मेरे घर में ये अपराध करने की कोशिश कर रहा है, क्राइम करने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसी गलत मतलब कृत्य कर रहा है, तो वो उठाओगे डंडा और उसको मारोगे, और मारने के चक्कर में वो मर जाता है, तो उस केस में आप अपराधी हो या नहीं हो। बीएनएस तो ये कहेगा कि तुमने किसी आदमी का मर्डर किया है, 103 धारा नंबर 103, तो तुम्हें तो क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। लेकिन यहां अब बीएनएस तो क्या है भाई, बीएनएस तो बिल्कुल निष्पक्ष है। तो उसने ये जनरल एक्सेप्शन का तीसरा चैप्टर भी ऐड करा है कि हम उस व्यक्ति को भी देखेंगे कि उसने अपराध जो करा है वो किस मंशा के थ्रू करा है, उसकी मंशा क्या थी अपराध करते समय, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर उसकी मंशा साफ थी, उसकी मंशा क्लियर थी, तो उसको भी हम जानेंगे, उसको हम माफ भी कर सकते हैं। तो भाई उस केस में वो जाएगा और बीएनएस को बताएगा, जज को बताएगा, कोर्ट को बताएगा कि सर मैंने अपराध इसलिए नहीं करा कि मैं इसको मारना चाहता था, मैं क्यों मारूंगा इसको, लेकिन इसने ये कृत्य करा, ये आपराधिक कृत्य करने की कोशिश कर रहा था, तो मेरी मजबूरी बनी कि मुझे इन लोगों को बचाना था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वार करा, और वार करा तो ये मर गया, तो मैंने कोई अपराध नहीं करा सर। तो कोर्ट भी ये कहेगा हाँ आपने कोर्ट नहीं करा, आपको क्षमा, आप जनरल एक्सेप्शन वाले केस में चले गए, आपको माफ कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, दे दूंगा शिवम कश्यप, दे देंगे पीडीएफ, लेकिन पीडीएफ से बढ़िया मैं एक चीज बता दूं, नोट्स बनाओ। नोट्स से बेस्ट चीज कोई होती नहीं है। नोट्स बनाओ, आराम से पढ़ेंगे एक चीज को। बेटा उनके एक्ट अलग होते हैं, उनके कानून अलग होते हैं, क्योंकि जो एक नेवी ऑफिसर है, ऑफिसर की नेवी में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वहां ये बोला गया है कि अगर वो कोई बाहर जाके अपने घर गए और घर में जाके कोई वहां कोई अपराध कर देते हैं, तो उसे हम बुलाएंगे और अपने थ्रू हम क्या देंगे, उसको सजा देंगे। ठीक है, उनके अलग कानून बने हुए हैं, इसलिए उसे हम बीएनएस के थ्रू सजा नहीं दे सकते। ठीक है, नेवी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, जितने भी फौजी होते हैं। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हुई। अब चलते हैं धारा 2, कुछ डेफिनेशंस होती है बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन है एक्ट, कार्य। पहली डेफिनेशन क्या होती है बेटा, एक्ट। अब वो कहेगा सर एक्ट क्या होता है, तो हिंदी में लिख लो कार्य। ये क्या होता है, ये होता है, मान लो आपने किसी व्यक्ति को एक चांटा मारा घुमा के। अब चांटा मारने का बीएनएस में कुछ ना कुछ दंड होगा, वो पढ़ेंगे आगे, जो चैप्टर 2 है उसमें दंडों के बारे में बताया गया है, 6 प्रकार के दंड होते हैं, वो वहां पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है, तो डेफिनेशन सुन लो कि किसी ने कोई एक्ट करा, कार्य करा, किसी ने किसी को मारा चांटा खींच के, तो अगर ये बोला गया है कि तुम एक चांटा मारने की जो सजा है, अगर तुम वही चांटे लगातार मारते हो, कंटिन्यूअसली किसी को चांटा मारते 2 3 4 5 6, तो आपको 2 3 4 5 6 सजा नहीं मिलेगी। जो सजा एक चांटे की है वही 2 3 4 5 सजा, 2 3 4 5 चांटे मारने की सजा है। बात समझ में आ गई? तो कोई भी एक्ट, कोई भी गलत कार्य आपने एक बार करा हो चाहे 10 बार करा हो, उसकी सजा वही होगी जो एक एक्ट करने की होगी। एक्ट का मतलब समझ में आया, कार्य, कोई काम करना। तुमने कुछ कार्य किया, तुमने कार्य क्या करा, तुमने किसी की चोरी करी, तो तुमने एक बाइक चुराई हो, तुमने 2 बाइक चुराई हो, 3 बाइक, तुमने चोरी का काम करा है। चाहे तुम 1 चोरी करो चाहे तुम 10 चोरी करो, वो सब इक्वल होता है। अब ये कहने लोग अरे सर कोर्ट में जाके, अरे मेरा साथी है उसने तो 15 बाइक की चोरी करी है, 15 बाइक की चोरी, और मैंने तो भी स्टार्टिंग करी थी, मैंने तो 1 बाइक की चोरी करी है, और तुमने इसको मान लो 4 साल की सजा दी है, तो भाई 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 मुझे 4 साल की सजा क्यों दे रहे हो, मुझे तो कम दो ना। इसने तो 15 बाइक की चोरी करी थी, तब जाके तुमने इसे 4 साल की सजा दी है, मैंने तो सिर्फ 1 बाइक की चोरी करी है, तो मुझे 4 साल की सजा क्यों दे रहे हो, इसके बराबर सजा मुझे क्यों दे रहे हो। तो उस केस में साफ साफ बीएनएस ने पहले ही बोल दिया है, चाहे तुम एक अपराध करो, एक जो अपराध, सेम जो अपराध है, 1 बाइक की चोरी 1 बार करो चाहे 10 बार करो चाहे 15 बार करो, उसकी सजा इक्वल रहेगी। ये बात समझ में आ गई? तुमने किसी का रेप कर दिया, आज तुमने किसी का रेप कर दिया, और तुमने फिर उसके साथ 2 3 बार लगातार फिर रेप कर दिया, तो उसकी सजा आपको 1 बार ही मिलेगी। ये नहीं है कि अलग अलग रेप किए, तुमने 2 बार से रेप करा तो तुम्हें 2 सजा अलग अलग मिलेगी, तुम्हें 3 सजा अलग अलग मिलेगी। यही एक रेपिस्ट है, उसने कहा मैंने तो सर एक ही बार रेप करा, दूसरा रेपिस्ट उसने 10 बार रेप कराए, तो दोनों को सजा अलग अलग मिलेगी, इक्वल सजा मिलेगी। तो ये होता है एक्ट, कार्य करना बेटा। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो पहली डेफिनेशन उन्होंने अपने एक्ट के बारे में बता दिया, कार्य के बारे में बता दिया। दूसरा बोलेंगे एनिमल। अब ये एनिमल क्या होते हैं, एनिमल किसको मानेंगे बीएनएस के अंदर, एनिमल जीव जंतु। ये क्या होता है, ये बताओ जीव जंतु क्या होता है। तो इन्होंने बोला एनिमल हम उसको मानेंगे बीएनएस के अंदर जो आदमी को छोड़ दिया जाए तो हमारे लिए सब एनिमल है, जो सांस ले रहा है वो सब एनिमल में है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स को छोड़ के। अब चाहे वो पक्षी हो, चाहे भैंस हो, चाहे सांप हो, चाहे कोई कीड़ा हो, चाहे चींटी हो, चाहे कोई पक्षी हो, वो सब किसकी श्रेणी में आएंगे, वो सब श्रेणी में आएंगे एनिमल की। सांप ने आपको काट लिया, अब आपको वहां बीएनएस में
एनिमल्स को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग को ही माना जाता है कि अगर इसने कोई अपराध कृत्य कराया, अपराध करने के जो तत्व है उसमें मानव को लिया गया है, एनिमल को नहीं लिया गया है। आप ये चीज क्लियर कर लीजिए। आप वहां सांप के ऊपर जाके केस नहीं करोगे, मुझे इस सांप ने काट लिया है, मैं इस सांप की मृत्यु चाहता हूं, मैं मौत चाहता हूं, ठीक है। तो वो केस हम एनिमल्स पर नहीं कर सकते। तो हमारे बीएनएस में सिर्फ और सिर्फ जो अपराध करेगा वो मानव ही करेगा, ठीक है। तो एनिमल में सब कुछ आएंगे, सिर्फ ह्यूमन बीइंग को छोड़ दें। अब एनिमल के बाद तीसरा कौन आता है बेटा? तीसरी डेफिनेशन आती है चाइल्ड, बच्चा। अब बच्चा कौन होगा? चाइल्ड। चाइल्ड बच्चा हमारे यहां किसको बोला जाएगा? बताओ बच्चा किसको बोला जाएगा? तो हमारे यहां जो बच्चा बीएनएस में बोला जाएगा वो 18 साल से जो भी बच्चा कम होगा, 18 साल से कम आयु का, चाहे वो लड़की हो, 18 साल से कम आयु का, वो सब बच्चा होगा। 18 साल से, 18 साल का एग्जैक्ट हो गया तो वो बच्चे की कैटेगरी में नहीं आएगा। 18 साल से कम जो भी प्राणी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो बच्चा ही हम उसको बोलेंगे। तो ये चाइल्ड वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अगर तुम चौथे की बात करोगे बेटा, चौथा किस में आएगा? कूटकरण, काउंटरफीट। काउंटरफीट, कूटकरण। कूटकरण का मतलब क्या होता है ये बताओ? कूटकरण करना, काउंटरफीट। उन्होंने पहले समझा दिया कि कहीं कोई वर्ड काउंटरफीट करके आ जाए, कूटकरण कोई शब्द आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा बताओ? तो कूटकरण का मतलब क्या होता है बेटा? नकली चीज बना देना, नकली चीज। इसका मतलब क्या होता है? कूटकरण किसमें आएगा? नकली चीज। इसमें क्या आएगा बताओ? नकली चीज। तो इसका मतलब ये है बेटा कूटकरण में, सपोज करो आप पूमा कंपनी देखी होगी जो जूते बनाती है, एक नाइकी के जूते बनाने वाली कंपनी है। अब कुछ जो लोकल दुकानदार होते हैं वो क्या काम करते हैं बताओगे एक बार? कृष्का पांडे, जो लोकल दुकानदार होते हैं वो क्या काम करते हैं बताओ एक बार? क्लास को लाइक शेयर नहीं करते, मजा नहीं आता यार तुम्हारे साथ पढ़ने में। लाइक शेयर करा करो, है ना, तभी तो मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में। तो मैंने क्या बोला बेटा कि कूटकरण का मतलब होगा, नकली चीज बनाने का मतलब ये होगा कि मान लो कोई नाइकी के जूता बनाते हैं ओरिजिनल कंपनी, तो लोकल दुकानदार क्या होते हैं, वो नाइकी की जगह लिख देंगे भाई उसकी स्पेलिंग होती है NIKE, उसका सिंबल होता है ये करके। तो वो क्या करेंगे, ऐसा ही सिंबल लगाएंगे और एक और छोटा सा सिंबल लगा देंगे और नाइकी की जगह यहाँ डबल ई कर देंगे, ठीक है। अब आदमी को क्या लगेगा, जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है उसको तो ये लगेगा ना कि हाँ ये तो नाइकी का जूता है। लेकिन 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 उसमें क्या की है? चीटिंग की गई है। उसमें क्या किया है बच्चों? चीटिंग, नकली चीज बनाने की कोशिश की गई है जिससे लोग धोखे में आके उस चीज को खरीद लें। तो ये भी क्या होगा बेटा? ये भी आपका एक अपराध होगा जो कूटकरण होगा, जो नकली चीज बनाने के अपराध में आपको दंड दिया जा सकता है। अगर आपकी मनसा ऐसी नहीं है कि मैं ये नाइकी की कॉपी बना के बेचना चाहता हूं, लेकिन अगर दुकानदार के पास कोई कस्टमर उसे नाइकी समझ के खरीद रहा है तो वहां दुकानदार की कमी मानी जाएगी कि तुमने इस तरीके का जूता क्यों बनाया या क्यों खरीद कर तुम बेच रहे हो, वो भी एक अपराध की श्रेणी में आएगा बेटा। तो ये भी क्या होगा, अगर किसी की तुम कॉपी कर रहे हो, नकली चीज बना रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटरफीट बोलते हैं, कूटकरण बोलते हैं। तो ये भी डेफिनेशन में साफ साफ बताया गया है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो हमने एक्ट के बारे में जान लिया बेटा, एनिमल के बारे में जान लिया, हमने चाइल्ड के बारे में जान लिया, हमने काउंटरफीट के बारे में जान लिया। अगर आगे चले बेटा तो 5वें नंबर पर एक और चीज लिख लो आप लोग। यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत समस्या तो नहीं है बताओ भाई? यहां कुछ चीजों को दिक्कत समस्या तो नहीं आ रही? आराम से पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? जल्दी तो नहीं पढ़ना चाहते हो? कोर्ट के बारे में इन्होंने बात करी है बेटा। कोर्ट क्या होगा तो आप सभी बच्चों को पता है कोर्ट क्या होता है? न्यायालय क्या होता है? जिसमें जज होते हैं, वकील होते हैं, फाइल रखने वाले बहुत सारे क्लर्क होते हैं। तो वो कोर्ट होता है जो आपको क्या देता है? जस्टिस देता है, जिसमें बीएनएस के थ्रू क्या मिलता है? आपको न्याय मिलता है। तो ये कोर्ट हो गया। फिर कोर्ट के बाद 6वें नंबर पर क्या आएगा? न्यायालय के बारे में बताया गया है कि न्यायालय क्या होता है। इसके बारे में आप आगे डिटेल में और भी पढ़ोगे बेटा। फिर डेथ बताई गई है फिर बेईमानी बताई गई है, डेथ के बारे में क्या बोला गया है? मृत्यु। तो यहां जो हम मृत्यु मानेंगे वो किसकी मृत्यु मानेंगे? सिर्फ और सिर्फ मानव की, ह्यूमन बीइंग की। अगर किसी पशु पक्षी की मृत्यु होती है तो उसे हम यहां मृत्यु की कैटेगरी में नहीं मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ मानव, क्योंकि ये जो बीएनएस बनाया गया है सिर्फ मानवों के अपराध के लिए ही बनाया गया है। डेथ और मृत्यु की अगर इसमें बात होगी बेटा तो वो किसके बारे में होगी? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के बारे में ही बात होगी। 7वें नंबर पर बेटा आपकी बेईमानी आएगी, डिसहोनेस्टी। डिसहोनेस्टी, बेईमानी। अब बेईमानी क्या होती है ये बताओ?
इसका मतलब क्या है बेईमानी? इसका मतलब ये होता है बेटा बेईमानी। अच्छा तुम लोग बताओ बेईमानी का मतलब क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा बेईमानी का मतलब क्या होता है। बेईमानी का मतलब होता है कोई आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? कि आपके पास बाइक है, वो आपकी प्रॉपर्टी है या नहीं है? वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो होता क्या है, अब खेत है, खेत तो मूवेबल प्रॉपर्टी है नहीं, वो तो एक ही जगह स्थिर है, तो वो तो मूव नहीं कर सकता है। इसलिए बेईमानी में बताया गया है बेटा, डिसऑनेस्टी में ये बताया गया है कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है मूवेबल। सपोज दैट आपके पास बाइक थी और आपका दोस्त आपके पास आया, उसने बोला कि भाई दोस्त मुझे तो अपनी वाली ये बाइक दे दे। उसने बोला क्यों? आज ना हम किसी को घुमाने ले जाएंगे, ठीक है ईयरफोन लगा लेना, आज ना हम तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। वो कह रहा भाई कहाँ घुमाने ले जाओगे, किसको? हम ले जाएंगे, तुम समझ जाओ किसको घुमाने ले जाएंगे, इसलिए हमें तुम्हारी बाइक की जरूरत है। उसके दोस्त ने अपना दोस्त समझकर उसे बाइक दे दी, ठीक है भाई तू ले जा। उसने बोला कि मैं 2-3 घंटे के लिए बाइक दे दे, 2-3 घंटे में तो हम वापस आ जाएंगे। उसने वो बाइक दे दी। अब भैया उसने वो बाइक दे दी, तो अब हुआ क्या, वो भाई साहब ले गए उनको घुमाने। अब ऐसे घुमाने ले गए कि वो कहीं लंबे चले गए 3-4 दिन के लिए। अब वो फोन कर रहा है तो वो उसका फोन नहीं उठा रहे, और उनकी मन की जो वो मनसा है वो उसकी बाइक को लौटाने की नहीं है कि बाइक मिल गई अब उसको घुमाओ फिराओ मजे करो। तो इस केस में क्या होगा भैया, इस केस में होगी डिसऑनेस्टी। तुमने बेईमानी करी है उसके साथ, तुमने क्या करी है, बेईमानी करी है, ये तो तुमने भाई अपराध करा, ये तो गलत कार्य है। तो ये डिसऑनेस्टी में आएगा कि आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई बेईमानी करे, मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कोई आपकी क्या करे बेटा, बेईमानी करे। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये 7वीं डेफिनेशन थी। अगर मैं 8वें नंबर पर बात करूं बेटा, तो 8वें नंबर पर क्या आएगा? अब 8वें नंबर पर आपका आएगा बेटा दस्तावेज, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को तो आप अच्छे तरीके से समझते हो क्या होता है डॉक्यूमेंट, दस्तावेज जानते हो ना, जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हो। अब वो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चा। डॉक्यूमेंट क्या है? आपके पास कोई प्रॉपर्टी के कागजात हो सकते हैं, आपके पास आपकी बाइक की जो रसीद होती है वो हो सकती है, आपके पास आपका डॉक्यूमेंट वो भी हो सकता है, मान लो आपने किसी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाया, उन्होंने एक पर्चा काट के दिया, तो वो भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है। किसी की फोटो अगर आप खींच लेते हो कहीं अपराध होते वक्त, तो वो भी क्या है, आपका एक डॉक्यूमेंट है। तो कोई भी चीज लिखी हुई हो, कोई भी चीज छपी हुई हो, किसी का फोटो क्लिक कर लिया हो, तो वो सब किसके अंदर आएगा, डॉक्यूमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आप सारी चीजों को नोट कर सकते हो बेटा। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होगा, कोई भी कागज हो, कोई कागज हो, कोई भी कागज हो जिस पर कुछ लिखा हुआ हो, कोई फोटो हो, कोई भी फोटो हो बेटा, कोई भी फोटो हो, कोई लिखी हुई चीज हो, कोई लिखी हुई चीज हो। सपोज दैट, एक और एग्जांपल देता हूं बढ़िया सा। सपोज दैट ऐसा होता है कि आपका ना एक कार से एक्सीडेंट हो गया, एक कार से एक्सीडेंट हो गया, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, एक कार से एक्सीडेंट हो गया और कार वाला आपको मार के चला गया, कार वाला आपको मार के चला गया। अब क्या हुआ, आपके पास पेन था, उसकी नंबर प्लेट, एक नंबर होता है, कार वाला एक्सीडेंट मार के चला गया, आपको नंबर प्लेट उसका नंबर दिख गया, आपने अपना पेन उठाया, मोबाइल उठाया और उस नंबर को नोट कर लिया। नंबर प्लेट पर जो भी उसका नंबर था उसे आपने क्या कर लिया, नोट कर लिया। तो जो नोट कर ले, चाहे हाथ पर नोट करो, चाहे मोबाइल में नोट करो, कहीं भी नोट करते हो, तो वो क्या माना जाएगा बेटा, आपका एक दस्तावेज ही माना जाएगा, एक डॉक्यूमेंट ही वो माना जाएगा। एक होता है बेटा फ्यूडेंटली, धोखा। 9th नंबर पे लिखो बेटा, फ्यूडेंटली, धोखा। ये क्या होता है सर, धोखा। अब धोखा तो समझते हो, धोखा धोखा धोखा, धोखा तो आप समझते हो, धोखा क्या होता है बताओ, धोखा क्या होता है, धोखे का मतलब क्या होता है ये बताओ, धोखा क्या होता है धोखा क्या होता है, धोखा खाओ। धोखा क्या होता है बेटा, धोखा होता है फ्रॉड, कोई काम करना। फ्रॉड काम क्या होता है, सपोज दैट अब हमारे यहाँ एक कुलदीप जी बैठे हैं, वो गए भैंस लेने, क्या लेने गए, भैंस लेने गए। ठीक है, अब भैंस लेने गए एक गांव में, ठीक है, एक गांव में कहां गए, भैंस लेने गए अपनी मम्मी के साथ, बहुत घूमते हैं भैंस लेने के लिए गांव गांव। अब गए तो उसने बताया कि भैया जो तुम हमारे यहाँ ये भैंस लेने आए हो, इसके नीचे 12 लीटर दूध है। ये कितना दूध देती है, ये 12 लीटर दूध देती है। समझना ध्यान से,
तो उन्होंने कहा अच्छा 12 लीटर दूध देती है, हाँ चलो तो बढ़िया यार, 12 लीटर दूध है, 70,000 रुपये में भैंस मिले तो चलो खरीद के ले आते हैं। तो 70,000 रुपये में 12 लीटर की दूध वाली भैंस को खरीद के ले आए। बड़े खुश खुश लौट के आ रहे थे दोनों माँ बेटे, ले आए खरीद लाए, बड़े खुश थे, आज तो भैंस ले आए, दूध पियेंगे आराम से मस्त। अब क्या हुआ, जब उन्होंने रात को शाम को जब दूध निकाला, तो दूध निकालने के बाद दूध निकालते निकालते वो टेंशन में आ गए। वो लग रहे यार इसने बोला था 12 लीटर दूध देगी और इस भैंस ने तो टोटल जो दूध दिया है वो तो सिर्फ 8 लीटर ही दूध दिया है। तो उस केस में उनके साथ क्या हुआ बेटा, उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ फ्रॉड हुआ। तो वो इस चीज का भी क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो यहां बात बताई गई है बच्चों फ्रॉड करने की, नोट कर लो, ठीक है। धोखा ये होता है। अब वो धोखा कैसा हो सकता है बेटा तुम्हारा, फिजिकली भी हो सकता है और इमोशनली भी हो सकता है। करते हो तुम भी धोखा करते हो आजकल, बहुत लोगों के साथ तुम धोखा करते हो नहीं करते हो। तुमने झांसा दिया किसी को, क्या झांसा दिया, तुम मेरे से बात करो, मैं तुमसे बात करूंगा, हम बातें बातें करेंगे, खेलेंगे आराम से, चैटिंग चैटिंग करेंगे, और फिर बाद में बातें बातें हो गया कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम हमसे शादी करना। शादी की बातें चल रही हैं, लेकिन शादी की बातें चलते चलते क्या हुआ कि तुम्हें कुछ और नया ऑफर मिल गया। अब तुम्हें उस केस में कुछ नया ऑफर किसी को भी मिल सकता है, लड़के को मिले चाहे लड़की को मिले। अब नया ऑफर मिल गया भैया, अब नया ऑफर मिल गया तो तुमने सोचा कि यार मजा तो यहाँ आएगा, यहाँ मजा कहाँ है ना। अब हम इनसे शादी नहीं करते, अब हम उनसे शादी करेंगे। हमारा वहां मन बदला, अब तुम्हारा वहां मन बदला, तो एक ने डिसीजन ले लिया। तो वहां क्या हुआ, तुम्हारे साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। आपको झांसे में रखा गया था कि हम आपके साथ शादी करेंगे, लेकिन भैया आपने शादी नहीं करी। अब आपने शादी नहीं करी, आप दूसरों के साथ चल दिए, तो उस केस में भी क्या आएगा, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगा। एक और केस समझ लो, आपने कर ली शादी, आपकी हो गई शादी, आपकी मलूक सी बीवी आ गई। अब क्या हुआ, मलूक सी बीवी तो आ गई, शादी में तुम मस्त रह रहे हो, कुछ समय बाद तुम ऑफिस में फिर अपनी जा रहे हो। अब तुम्हें कुछ और मामला दिखा, अब और कुछ मामला दिखा, तुमने दूसरी शादी का भी प्रपोजल किसी के सामने रख दिया। अब दूसरी शादी करके तुम ले आते हो, अब तुम दूसरी शादी करके ले आओगे तो ये भी क्या होगा, भाई एक धोखा कर रहे हो तुम किसी इंसान के यहाँ। और हमारे भारत देश में 2 शादी करना एक अपराध है। वो किसी कैटेगरी में आएगा भैया, अपराध की कैटेगरी में आएगा। वो भी क्या होगा भैया, एक फ्रॉड होगा, वो भी क्या होगा बेटा, एक धोखा होगा। तो ये भी डेफिनेशन हमारे बीएनएस में बताई गई, एक एक चीज को डिटेल में बहुत अच्छे से बताया गया। बीएनएस हमारी बड़ी प्यारी है, मतलब हम अपने बीएनएस के थ्रू एक भी इंसान को छोड़ेंगे नहीं। वो कुछ गलत कृत्य करेगा तो उसको पकड़ लेगा बीएनएस, आजा तू कहां जा रहा है आजा। और तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ गलत काम तो करा है, लेकिन तुम्हारी मनसा ऐसी नहीं है, तो तुम्हें माफ भी कर देगा बीएनएस कि चल ठीक है, तूने इस मनसा से नहीं करा तो कोई बात नहीं, तुझे मैं माफ कर रहा हूं। उस केस में आपको छोड़ भी दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, तो ये चीज क्लियर हुई आपको। तो ये हो जाएगा बेटा फ्रॉड करना, धोखा करना। तो 9वां खत्म हो गया। अब 10वीं डेफिनेशन के बारे में भी सोच लो बेटा। जेंडर के बारे में बोला गया है, जेंडर। अब यहां हमारे यहां जेंडर एक ही होगा। अब फ्रूडेंटली धोखा हो गया। अब 10वें पे देख लो जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है बताओ। जेंडर के बारे में भी डेफिनेशन दी गई है हमारे यहां, लिंग। तो यहां जो लिंग होगा, यहां लिंग में दोनों की बात की जाएगी, फीमेल और मेल की। जैसे सर एग्जांपल दो, मैं बोल रहा हूं किसी ने किसी के यहां डाका डाला, तो हम क्या बोलेंगे, डाकू। अब ये डाकू जो वर्ड है, आप कह सकते हो कि सर ये पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। लेकिन ये जो लिंग है डाकू, ये दोनों के लिए बच्चों कैटेगराइज है, मेल और फीमेल के लिए। अब डाकू को तुम डाकनी नहीं बोलोगे, डाकनी, डाकी आ गया, कुछ ऐसा फीमेल वर्ड नहीं बनाओगे। तो ये जो मेल वर्ड है, इसी को हमने दोनों के लिए लिंक कर रखा है। डाकू में लड़के भी हो सकते हैं, डाकू में लड़कियां भी हो सकती हैं। तो यहां इन्होंने डेफिनेशन में साफ साफ ये बताया हुआ है कि ये मत कहना डाकू तो भाई लड़कों के लिए, ये तो लड़कियों ने डाकू डाला तो हम तो बच गए। नहीं, तुम बचोगे नहीं, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में पहले ही साफ साफ बता दिया गया है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, चोर है। अब तुम क्या करो, चोर ज्यादातर आप क्या समझते हो, चोर तो लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, लड़की थोड़ी, लड़कियां थोड़ा होती हैं, वो चोरनी होंगी क्या। तो चोरनी वर्ड तो हमारी इसमें बीएनएस में कहीं लिखा नहीं हुआ है। जब चुटनिया होगी वो है, एक चोर एक चुटनिया नहीं। तो बीएनएस में साफ साफ बोला गया कि अगर कोई चोरी करता है और उसको हम चोर नाम से ही बोलेंगे, तो वो चोर वर्ड दोनों के लिए क्या है, उतना ही बराबर होगा, लड़के और लड़की के लिए। तो यहां जेंडर का हम भेदभाव ऐसे नहीं करेंगे कि ये फीमेल कैटेगरी में या ये मेल कैटेगरी में, नहीं। लिंग का मतलब दोनों के लिए है। लिंग का मतलब क्या है,
दोनों के लिए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है। अब 11वें नंबर पर चलते हैं बेटा। 11वें नंबर पर आपको क्या बताया गया है? गुड फेथ के बारे में बात किया गया है। गुड फेथ क्या होता है? गुड फेथ, ठीक है, गुड फेथ, गुड फेथ, FAITH, गुड फेथ का मतलब क्या है? इसमें यह बताया गया है, अब बड़े ध्यान से समझना इस गुड फेथ को बेटा। ये मैं आराम आराम से बता रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मैं जल्दी भी पढ़ा सकता हूं इनको, जल्दी जल्दी खत्म करा के खत्म करवाऊं। मैं डिटेल में पढ़ाना चाहता हूं, तो कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है आपको पढ़ने में? ये बताओ, ऐसे ही समझाओ ना आराम से, जल्दबाजी तो नहीं है? आपके दिमाग में ये चीजें फिक्स हो जाएंगी, फिर कभी भूलोगे नहीं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दिमाग में एक एक चीज को फिक्स कर दूंगा। बोलो क्या चाहते हो आप लोग? व्हाट यू पीपल वांट, बताओ क्या चाहते हो भाई? ऐसे ही पढ़े या जल्दबाजी में पढ़े? बोलो, कुछ बोलो तो सही, बोलते नहीं हो, दिक्कत तो ये है, बोलो तो सही कुछ। बेटा ये फिर सबूत पर बात की जाती है। सब इंस्पेक्टर साहब, फिर सबूत पर बात की जाती है। सबूत किस लिए होते हैं? साक्ष्य जो होते हैं, साक्ष्य के बारे में हमने कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे बताओ? साक्ष्य के बारे में हम कौन से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं भाई? 17 में प्रॉपर्टी आएगी, 18वें चैप्टर में क्या आएगा? प्रॉपर्टी के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, चिन्ह हैं, वो आएंगे। अगर 16 में बात करूंगा तो क्या आएगा? आपके धर्म से रिलेटेड आएगा, रिलीजन से रिलेटेड आएगा। 15 में क्या आएगा? 14 में साक्ष्य आएंगे ना, 14 में। 12-13 में पब्लिक सर्वेंट है, 16 में धर्म से रिलेटेड है, 10 में तो सिक्का चलता था हमारा, 11 में पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, 9 में तो इलेक्शन लड़ेगा, 8 में तो स्टेट के बारे में बात करेंगे, है ना? ये सब चीजें याद है या नहीं है? भूल गए? चलो, तो गुड फेथ का मतलब ये क्या होता है? गुड फेथ का मतलब ये होता है, कई बार क्या होता है बच्चों, ऐसा होता है मैं कोई काम गुड फेथ में कर रहा हूं, अच्छा मेरे अंदर से मन चाहती मैं कुछ अच्छा काम करूं, लेकिन हो जाता है बुरा काम। जैसे कि जैसे कि एक घर में लग गई आग, ध्यान सुनना, एक घर में लग गई आग। अब जब घर में आग लग गई, यहां एक घर था, ये क्या था बच्चों? एक घर था, और इस घर में लग गई बच्चों क्या? इस घर में लग गई आग। इस घर में क्या लग गई बच्चों? आग लग गई। और जब इस घर में आग लग गई तो यहां एक छोटी बच्ची थी। यहां क्या थी बेटा? एक छोटी बच्ची थी। अब ये जो छोटी बच्ची थी, ये जो घर था ये सेकंड मंजिल पर था, सेकंड मंजिल थी, सेकंड मंजिल। अब तुमने देखा, तुम थे शरीफ आदमी, क्या रे सेकंड मंजिल पर आग लग गई है और एक बच्ची घर के अंदर रो रही है और चारों तरफ से यहां आग लग चुकी है। तुम भागे भागे गए, जैसे तैसे आग में कूदे, अंदर में घर में जंप लगा दी तुमने। अब जंप लगा दी तो आग और लपटें लेने लगी। अब यहां से जो निकलने का रास्ता था वो बंद हो चुका। अब तुमने क्या करा कि मैं भी मरूंगा, ये बच्ची भी मरेगी, मैं नीचे से किसी को आवाज देता हूं और इस बच्ची को नीचे फेंक देता हूं, कोई ना कोई इस बच्ची को पकड़ लेगा। तो आपकी मन की मनसा क्या थी? आपकी मन की मनसा थी उसको बचाना। तो क्या होगा? तुमने उस बच्ची को आवाज देके नीचे फेंक दिया, पकड़ लो इस बच्ची को जल्दी से। अब क्या हुआ? लोगों ने नीचे बच्ची को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो बच्ची को पकड़ नहीं पाते और बच्ची नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसकी हो जाती है मृत्यु। अब इस केस में क्या होगा बताओ? अब बीएनएस क्या करे? अब बीएनएस के सामने तो बड़ी दुविधा है। तो बीएनएस उस आदमी, भाई मारा उस बच्ची को किसने? उस आदमी ने मारा है, लेकिन उस आदमी की मनसा क्या थी? उसका आशय क्या था? ये बता दो, बताओ। अब तुम बताओ, तुम क्या करोगे उस आदमी के साथ? सभी बच्चे बताओ। कीर्ति पढ़ लो बेटा। मैं हूं, मैंने एक घर में आग लगती हुई देखी, मैं उस घर में कूद गया, एक बच्ची को उठाया, छोटी बच्ची को, और मैंने उस बच्ची को बचाने के लिए उसको रोड पर फेंक दिया। कोई पकड़ लो भाई, इसको बचा लो, जिससे बच्ची बचा। लेकिन वो बच्ची को पकड़ नहीं पाते, बच्ची रोड पे गिर जाती है और वो मर जाती है। अब उस केस में बीएनएस मेरे साथ क्या करेगा? बताओ। ठीक है दीप गुज्जर, बताओ क्या करोगे बीएनएस मेरे साथ? तो भाई मैं बीएनएस के सामने बोलूंगा, सर मेरी जो मनसा थी वो इस बच्ची को बचाना थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना घट गई, तो मेरे साथ न्याय किया जाए। तो वहां बीएनएस समझेगा नहीं नहीं नहीं, आपने एक अच्छा कृत्य करने की कोशिश करी थी, अच्छा काम करने की कोशिश करी थी, लेकिन उस अच्छे काम को करते वक्त उस बच्ची की अगर मृत्यु हो जाती है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं करा, हम आपको क्षमा करते हैं और ये चला जाएगा आपका जनरल एक्सेप्शन में। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, किसी का कैंसर हो गया पेट में, पेट का ऑपरेशन चल रहा है, बहुत बड़ी गांठ है। अब उस डॉक्टर ने लिखवा लिया है कि भैया मैं ऑपरेशन तो कर रहा हूं, मेरी मनसा है इस
व्यक्ति को बचाना, लेकिन किसी कारणवश वो व्यक्ति मर जाता है ऑपरेशन करते वक्त, और वो व्यक्ति मर गया तो क्या भैया यहां डॉक्टर ने उसके साथ कुछ गलत कृत्य कराया, अपराध कराया, उस डॉक्टर ने उसको मारा? नहीं, उसकी मनसा थी अपने पेशेंट को बचाना, लेकिन वो पेशेंट उसका नहीं बचा, तो इसमें उसका गलत आशय नहीं था, तो इसीलिए वो काम कर रहा था आपके गुड फेथ में। तो ये आएगा आपका बच्चों गुड फेथ। तो इसके बारे में भी बीएनएस में बहुत अच्छे से बता रखा है। 12 नंबर पर चलते हैं और 12वें नंबर पर बात करेंगे बेटा गवर्नमेंट की। तो यहां पर जो गवर्नमेंट होंगी सिर्फ दो ही होंगी बेटा, कौन कौन सी? एक राज्य सरकार होगी और एक आपकी केंद्र सरकार होगी, और कोई सरकार की बात नहीं करेगा, गवर्नमेंट सरकार। अगर जब भी कभी सरकार की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ हम यहां दो सरकार के बारे में बात करेंगे, या तो राज्य सरकार के बारे में बात करेंगे या हम केंद्र सरकार के बारे में बात करेंगे। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ बीएनएस में। 13वें नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो 13वें नंबर पर हम बात करेंगे बेटा हार्व्योर, शरण देना। यह भी एक इंपॉर्टेंट है, हार्व्योर, शरण देना। इसका मतलब क्या है बताओ? कोई एक अपराधी है, किसी ने किसी का रेप कर दिया, किसी ने किसी का रेप कर दिया, और वो रेप जो कराए वो तुम्हारा कोई रिलेशन में कोई रिलेटिव है। अब पुलिस उसके पीछे पड़ी है, वो भाग भाग के आया और तुम्हारे घर पर रुक गया। तुम्हारे चाचा के लड़के ने, तुम्हारी बुआ के लड़के ने, तुम्हारे फूफा के लड़के ने, किसी के भी लड़के ने रेप कर दिया, और वो तुम्हारे घर पर आ जाता है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, उसने अपराध करा है, तुमने उसको शरण दे दी, तो ये शरण की कैटेगरी मानी जाएगी। तो भैया उसने तो अपराध करा ही करा है, और तुम अगर एक रेपिस्ट को अपने घर पर शरण दे रहे हो तो तुमने भी ये अपराध किया है। तो इसके बारे में भी बता रखा है कि शरण देने का मतलब ये होगा कि अगर तुम किसी अपराधी को शरण दे रहे हो तो शरण की कैटेगरी में आएगा। तो अब एक बात बता दो, एक माँ बाप आपके मम्मी पापा हैं और आपने किसी का मर्डर कर दिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपने किसी का मर्डर कर दिया। आपकी लड़ाई हो गई, आपको किसी ने धोखा दिया था, अब आपको किसी ने धोखा दे दिया, आपने उसको पेल दिया। तो रुक जा, तेरा ही पहले सुपड़ा साफ कर देते, तूने हमें बड़ा पेला है, आज हम तेरे को पेल देते हैं। तुमने निकाला ब्लेड और ब्लेड से क्रैक कर दिया। हमारी तरफ हुआ था एक बार, एक लड़की थी, एक लड़का प्यार करता था उससे, नैन में टक्का उनका चल रहा था, लवेरिया के चक्कर में दोनों पागल थे। और हुआ क्या, उस लड़की का किसी और के साथ कुछ था मामला, और उस लड़की ने, वो लड़का उसके पीछे पड़ रहा था, उस लड़की ने बोला भाई इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये तो बड़ा दिक्कत पैदा कर रहा है। उस लड़की ने अपने नए वाले बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस पुराने वाले को दे धरा, बुलाया पहले उसको कि आजा घूमने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आजा। वो आ गया बेचारा, ये कंप्यूटर बंद हो गया है, वो आ तो गए बाबूजी, अब वो आ गए, उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, पहले लो तुम कोल्ड ड्रिंक पी लो। अब वो बेचारे कोल्ड ड्रिंक पीने लगे कि अरे बड़े प्यार से आज कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही, क्या बात है। तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया, वो पी गए प्यार प्यार में, मजे मजे में। अब जब वो कोल्ड ड्रिंक पी गए, ऐसे सर घूमने लगा, मेरा सिर सा घूम रहा है, सिर वो कह रहे बेटा सिर तो भी घूमेगा। उनको ले गए मथुरा की साइड, और मथुरा के साथ यमुना जी नहीं है, यमुना जी, वहां लेके यमुना के पुल पर जाके धक्का दे दिया एक्टिवा से, लुढ़क गए बेचारे, नशे में थे, कुछ मिला दिया था, हो गया उनका दी एंड। जब उनका दी एंड हो गया भैया, तो अभी हम क्या दे रहे थे, अब उस लड़की ने उसको मार दिया, अपने पुराने वाले को। जब मार दिया तो अब वो लड़की कहां आएगी, अपने घर आएगी, अपने मम्मी पापा, पुलिस को पता लगेगा कि इस लड़की ने उसको मार दिया। अब पुलिस के पास लड़की गई, अब जब पुलिस के पास वो लड़की जाएगी, पुलिस जब उसके पीछे पड़ेगी, वो लड़की अपने घर आ गई, तो जब घर वाले उस लड़की को अपने घर पर रखेंगे तो उनके घर वालों को भी क्या सजा मिलेगी, क्या वो शरण की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी? ऑफ कोर्स सी बात है, वो शरण की कैटेगरी में आएगी कि भैया उस लड़की ने अपराध करा था, तुमने, उसके मम्मी पापा ने उसको शरण दी, तो वो भी एक अपराध है। बस शरण की कैटेगरी दो लोगों के लिए नहीं आ सकती है, पति और पत्नी के पास। मान लो किसी का पति कोई अपराध करता है और अपनी पत्नी के पास रहता है, तो वो शरण की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर कोई अगर पति पत्नी के पास जाके रहने लगता है कोई अपराध करके, तो वो शरण की कैटेगरी में नहीं आएगा। पति पत्नी वाइफ के साथ रहता है, तो वो शरण की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि पति पत्नी के पास ही रहेगा और किसके पास रहेगा, है भैया, तो वो शरण की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, शरण की कैटेगरी में आ जाएगा। चलो अब शरण की कैटेगरी के बाद फिर आएगा बेटा इंजरी, चोट।
अब एक चौदह नंबर पर आती है इंजरी आती है। इंजरी ये होती है बेटा आपकी चोट। अब इस चोट के बारे में देख लो, चोट कैसी भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है वो चोट, और इमोशनली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है। तो वो चोट आपकी कैसी भी हो सकती है, फिजिकली और इमोशनली कैसी भी चोट हो सकती है, तो वो चोट की कैटेगरी में आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, अभी आपको रीजनिंग की क्लास करनी है या इसी को कंटिन्यू करोगे? बताओ भाई, अभी ये मुझे कम से कम ये टोटल जो होती है बेटा डेफिनेशन, 39 डेफिनेशन के बारे में मुझे बताना है, ये छोटे छोटे वर्ड्स है उसके बारे में। तो बताओ रीजनिंग की क्लास करोगे या इसी को कंटिन्यू करोगे? जल्दी बताओ, व्हाट यू पीपल वांट। 39 डेफिनेशन है, मैं चाहता हूं तुम्हें एक एक लिखवा दूं यहां। व्हाट यू पीपल वांट, जल्दी बताओ। तो इंजरी हो जाएगा बेटा तुम्हारा 14 में। बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। इलीगल काम करना, इलीगल काम करना, काम करना। अब वो इलीगल काम कैसा भी हो सकता है। 16 में क्या आएगा आपका? जज आएगा, जज के बारे में बताया रखा है, जो न्याय देगा, जो कोर्ट में बैठता है। 17 में लिख लो, जज के बाद क्या आएगा बेटा आपका? जज के बाद लाइफ, जीवन आएगा, लोकल लॉ आएगा, लाइफ जीवन के बारे में बताया गया रखा है। फिर 18वें में क्या आएगा आपका? लॉ आएगा, लोकल लॉ आएगा, लोकल लॉ। जो लोकल लॉ होती हैं, जो लोकल कानून होते हैं, लोकल लॉ, ठीक है। चलो लोकल लॉ किसमें जाएगा आपका बेटा? ये आपका 18वें में चला जाएगा लोकल लॉ, ठीक है। जैसे लोकल लॉ, जैसे अभी तुम दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली में एक लोकल लॉ बनाया गया था, ऑड और इवन रूल बनाया गया था, नहीं बनाया गया था? तो वो क्या थी बच्चों? एक आपकी लोकल लॉ है, उसके बारे में भी हमारे बीएनएस में बताया गया है कि कोई सरकार अपनी सुविधा के लिए कोई लोकल लॉ बनाना चाहती है तो वो लोकल लॉ में आएगा, ठीक है बच्चों। फिर 18वें के बाद क्या आएगा आपका? 19 आएगा और 20 आएगा। 19 और 20 और लिख लो आप लोग, फिर उसके बाद मामला तुम्हारा खत्म करते हैं। 19 में क्या आएगा? मैन आएगा, और 19 में मैन आएगा, और 20 में मंथ और ईयर आएगा। यहां मैन, अच्छा मैन किसको बोला जाएगा? गोगेरियन कैलेंडर आता है तुम्हारे 20 में, मंथ और ईयर, इसमें कोई भी छुट्टी की बात नहीं की जाती है। मंथ और ईयर वाला जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर जो होगा आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसको बोलते हैं। मैन किसको बोला जाएगा? 1 से लेके 100 साल तक कोई भी व्यक्ति है, उसको हम पुरुष वाला, उसको हम मैन की कैटेगरी में रखेंगे बेटा। और 21 में आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, 21 में मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, लिख लो। 21 में क्या आएगी आपकी? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी किसमें बच्चों? आपकी 21 में। मूवेबल प्रॉपर्टी आपकी 21 में आएगी। और अगर 22 में बात करोगे बेटा तो 22 में क्या आएगी? मूवेबल प्रॉपर्टी 21 में। 22 में क्या आएगी? 22 में बताओ भाई, 22 में क्या आएगी? 22 में आएगा आपका नंबर, और 23 में आएगा आपका ओथ। यहां नंबर के बारे में बात की जाएगी, जो शपथ लेते हैं बेटा 23 में आएगी आपकी ओथ। ओथ, शपथ, शपथ, ये नोट कर लेना सारी चीजें। ये किस में आएगा बेटा आपका? ये आपका ओथ आ जाएगा। अब ओथ के बाद अगर आप बात करोगे ऑफेंस, अपराध 24 में आएगा। 24 में क्या आएगा आपका? अपराध, जो भी क्राइम करते हो, अपराध, क्राइम, क्राइम, अपराध। और अगर 25 में बात करेंगे तो ओमिशन आएगा। ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई काम लापरवाही से करा, लापरवाही, लापरवाही, इसका मतलब क्या होता है? मान लो आपके मोहल्ले में बिजली का तार जा रहा है, और उस बिजली के तार को आंधी की वजह से, वो बिजली का तार आंधी की वजह से टूट गया। अब बिजली का तार टूट गया, गांव के लोगों ने वहां शिकायत की कि भैया ये बिजली का तार टूट गया, आओ इसको लगा दो, नहीं तो कुछ भी यहां गलत काम हो सकता है। बच्चे खेलते रहते हैं, उन्होंने उस चीज को क्या कर दिया? अनसुना कर दिया। हाँ रीजनिंग क्लास अब करवा रहे हैं बेटा, चलो करवाते रीजनिंग क्लास। तो उसको अनसुना कर दिया, उसको अनसुना कर दिया बेटा, और वहां किसी बच्चे ने वो तार के पास जाके तार को पकड़ लिया, उसकी मृत्यु हो जाती है। उस बच्चे की अगर मृत्यु हो गई तो वो किसमें जाएगा फिर बेटा? लापरवाही के केस में चला जाएगा। तो ये 25 हो गए, 2-4 जो बच्चे हैं बेटा उनको हम कल खत्म कर लेंगे, ठीक है भैया। फिर व्यक्ति, पब्लिक, ये नॉर्मल छोटे छोटे वर्ड है। और फिर इसके बाद हम कल क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज के लिए यही रखते हैं। अब इन चीजों का आप एक बार रिवीजन कर लेना, जितनी भी चीजें मैंने आपको ये लिखवाई, ये जरूरी चीजें हैं बेटा। तो सभी बच्चे नोट करो और कमेंट करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताओ कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है। कमेंट करके बताया करो सभी बच्चे, जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लास देख रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में, या जो भी लाइव जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, वो सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्लास आपको कैसी लग रही है। 12 बजे बेटा आपकी डेली आईपीसी क्लास चल रही है, सभी बच्चे जरूर लें।
1 बजे की बात करेंगे तो वो रीजनिंग की क्लास मिल रही है बेटा। 2 बजे आपको जो क्लास मिलेगी वो आपको संविधान पॉलिटी की क्लास मिलेगी। अगर 3 बजे बात करेंगे बेटा तो 3 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको आनंद आएगा। यहाँ आपको नंबर सिस्टम मैथ्स की क्लास मिल रही है। ये सारी क्लासेस को आप ज्वाइन करिए बच्चों, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।